हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यार आज हम लोगों को स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को सवाल वाल भाई ढेर सारा करना है। ओके, छोटा बड़ा बात जो पूछ रहे हो सबका जवाब दे देना बस। अगर एक ब्लॉक है एम मास का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पे ऑसिलेशन होगा कब? जब हम इसको आगे ले जाकर के छोड़ देंगे या यहीं पे थोड़ा सा धक्का दे देंगे, छोड़ देंगे तो है ना। तो जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड कैलकुलेशन के लिए बेसिक चीज क्या होता है कि हम इसको मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करें, यस और नो, और फिर डिस्प्लेस करने के बाद इस पर फोर्स देख लें, इस पर फोर्स देख लें, है ना। फोर्स का वैल्यू कितना है? kx। फोर्स का वैल्यू कितना है? अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स, एक्स वेक्टर, ठीक है। क्या माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि एक्स जिधर है फोर्स उसके ऑपोजिट है। और जनरल एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है? ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और इसको दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट के बाई एम। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इज दैट ओके? कोई समस्या, कोई परेशानी? पक्का? अच्छा, किसी भी, ये तो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए लिखें, किसी भी सिस्टम के लिए स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड यही होगा, लिखिएगा, स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड, स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। क्या स्टेप होता है? पहला स्टेप ये होगा कि फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहला स्टेप होगा फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब समझ रहे हो ना? नेट फोर्स जीरो। उसके बाद अगला काम क्या करेंगे हम लोग? डिस्प्लेस द ब्लॉक बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, displace the block by small displacement x, 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 x, x वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, ठीक। फाइंड नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, फाइंड net force on block, find net force on block, find net force on block and acceleration of block, and acceleration of block. Compare the equation of acceleration with, compare the equation of acceleration with, compare the equation of acceleration with बोर्ड पे देखो, लिखने लेना, बोर्ड पे देखो, with यानी a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा। उसके बाद अगला स्टेप, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड या ओमेगा बाई 2 पाई। ओके, ठीक है। इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकाले हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। ओके, अब यहां पे सवालों में वेरिएशन कैसे आ सकता है? स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन से, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन से। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एक बताया गया होगा, सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है?
ये K1 और ये मास। इसका अगर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या होगा? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ओके, एक से ज्यादा रहेगा तो अकॉर्डिंगली 1/K3 और ऐड हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो प्रकार से दिखाया गया होगा आपको। एक K1 K2 मास m, ये K इक्विवेलेंट है ना, ठीक। K इक्विवेलेंट कितना? K1 प्लस, ठीक है सर। दूसरा भी तरीका से आपको बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो देख लीजिए, बताया ही गया होगा। आई होप ये भी कैसा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये दोनों स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक से अटैच्ड, ये दोनों स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक से, इन दोनों को हटा करके हम फिर से क्या कर सकते हैं, एक K इक्विवेलेंट रख सकते हैं m। K इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा K1 प्लस K2। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? आई थिंक काम खत्म है, सवाल शुरू करें? चल, तुम लोग तो सवाल बहुत सारा किए हो, थोड़ा बहुत हम भी देते हैं। चल, पहला, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से। दोनों स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच्ड है क्या? दोनों अटैच नहीं है। अब आपको ये स्मूथ सरफेस दे दिया, दिस इज स्मूथ, दिस इज स्मूथ। ब्लॉक को राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं पर भी ले जाके छोड़ दिए। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन या फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। हम कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं, ठीक है सर। तुमको सबसे पहले एसएचएम का काइनेमेटिक्स पहले पढ़ाया गया, डायनेमिक्स बाद में पढ़ाया गया, कि तुमको समझ में आए कि टाइम पीरियड का मतलब। वो समझ में नहीं आएगा तो सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम ही बताओ कि इस ब्लॉक को जब हम इधर कंप्रेस करके छोड़ देंगे, इधर कंप्रेस करके छोड़ देंगे, ठीक, इतना दूर आएगा और फिर इतना दूर आएगा, ठीक, ओके। तो जब इधर जाएगा तो K2 का कोई प्रभाव, और इधर आएगा तो K1 का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ये वाला एक कंप्लीट टाइम पीरियड है क्या? नहीं, आधा टाइम पीरियड है। और ये वाला भी, इस वाले साइड में जब जाएगा तो सिर्फ K1 का प्रभाव रहेगा। कंप्लीट टाइम पीरियड कितना होता है? 2π√m/K1, 2π√m/K1 होता, लेकिन ये कितना टाइम पीरियड है? आधा है। तो यहां से वापस यहां तक आने का टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा? π√m/K1, π√m/K1। और यहां से यहां तक का जो टाइम होता है वो कितना होता? π√m/K2। यस और नो? तो टोटल टाइम पीरियड जो होता π√m/K1 प्लस π√m/K2। इज दैट ओके? ये कंप्लीट टाइम पीरियड हो। कोई कंफ्यूजन? पक्का? लिख लो इसको। डन? बोलो। सवाल बदल दे।
ब्लॉक का मास m, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। कौन स्प्रिंग अटैच्ड है, कौन अटैच्ड नहीं है? K1 बंधा हुआ है और K2 फ्री है। बताओ, खाली सवाल देख के आंसर बताओ, लिखना उठना बाद में। टू पाई अंडर रूट, अच्छा, पाई m अपॉन K2, K1 प्लस, पक्का? यहाँ 2 पाई ठीक है। जब इस हाफ में जाएगा तो कौन सा स्प्रिंग, सिर्फ कौन सा स्प्रिंग के प्रभाव में ये रहेगा? सिर्फ और सिर्फ K1, सिर्फ और सिर्फ, पक्का? सिर्फ K1 के कंप्लीट ऑसिलेशन के आधा ऑसिलेशन कंप्लीट होता तो कितना? 2 पाई अंडर रूट m बाई K1, लेकिन अभी कितना? पाई अंडर रूट m बाई, तो यहाँ 2 सही लिखा है कि गलत लिखा है? मिटा देते हैं, समझ में नहीं आया? अच्छा, जब इधर जाएगा तो इस K2 को तो दबा देगा, लेकिन K1 बना हुआ तो K1 भी इलोंगेट होगा, तो कॉम्बिनेशन सीरीज की पैरेलल, सीरीज की पैरेलल, ऐसा वाला हो गया ना? ऐसा वाला हो गया ना? बोलो, K1 K2, ओके, बोलो। तो अगर इधर जाएगा तो दोनों पैरेलल में, आधा ऑसिलेशन की कंप्लीट ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा? वो पाई अंडर रूट m बाई, दोनों जुड़ गया, समझने में कोई दिक्कत? पक्का? छापो। अच्छा, इसी के नीचे में अगर ये दोनों बंधा हुआ रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ये तो थ्योरी वाला ही बात हो गया। अगर दोनों बंधा होता K2 भी और K1 भी, तो टाइम पीरियड कितना होता? 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस, यस और नो? बोलो। तो इतना तो क्लियर है, थोड़ा और करते हैं इसमें। आओ भैया, सिंपल पहले करते हैं क्या, फिर धीरे धीरे कठिन करेंगे। हरिओम। ये m मास का ब्लॉक है और कितने वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ। ये सरफेस कैसा है? स्मूथ, ओके। और आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक। ये पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अब बी पार्ट में पूछा जा रहा है आपसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वर्ड यूज कर लिया ना यहाँ पे, एसएचएम वर्ड नहीं यूज किए, क्योंकि इधर वाला तक में तो एसएचएम होगा, लेकिन फिर से वापस आएगा तो नॉर्मल स्पीड से चलेगा, तो वो ऑसिलेशन होगा, है ना? चलो बताओगे तुम, जल्दी लिखो। लेट मी डिस्कस ब्रो। हाँ सुनो ना, इस सवाल को डिस्कस करने से पहले हमको एक बात बताओ कि अगर मीन पोजीशन पे किसी एसएचएम का वेलोसिटी पूछे तो क्या कहोगे? ए ओमेगा, यस और नो? सुनिए मेरी बात कि अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, मास m है ना, और यहां से A पीछे ले जाके छोड़ दिए
तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, ओमेगा इंटू ए। ओमेगा इंटू ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना होता है, देखो एक बार, रूट के बाय, देख सकते हो कॉपी, रूट के बाय एम इंटू ए, दैट इज योर वी मैक्स। कहो हाँ। अब इस सवाल पे आओ, जब ये भी यहाँ वी वेलोसिटी से जाएगा तो टकराने के बाद इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा कि घटेगा, तो टकराने के टाइम का वेलोसिटी इज, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी है v, वो हो गया अंडर रूट के बाई एम इंटू ए, अंडर रूट के बाई एम इंटू, इज दैट ओके? तो ये मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा, v अंडर रूट एम बाई, इस सवाल को हम लोग वर्क एनर्जी पावर में किए थे मेहनत करके, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां मेहनत करना उतना नहीं पड़ा, मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया। अब थोड़ा सा टाइम पीरियड का बात कर लेते हैं सर, टाइम पीरियड का बात कर लें। क्या मैक्सिमम कंप्रेशन में कोई दिक्कत तुम लोगों को, बोलो पक्का पक्का? अच्छा, जब ये यहां से यहां आएगा, यहां जाएगा और फिर यहां आएगा, तो ये वाला जो टाइम होगा वो कितना होगा, पाई अंडर रूट एम बाई के, पाई अंडर रूट एम बाई आधा ही होगा, क्योंकि मीन से फिर एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से फिर उसके बाद फिर डिटैच हो जाएगा, तो उसके बाद इसका स्पीड यही रहेगा, और जाएगा टकराएगा, टकराने में कोई एनर्जी लॉस, तो फिर उसके बाद वापस आएगा, तो यहां से यहां तक का टाइम जो होगा वो कितना होगा, अच्छा दूरी नहीं दिए थे, ओ आई एम सो सॉरी, लेंथ एल ले लेना, ठीक। तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, एल बाई वी, और इधर वाला टाइम जो होगा वो कितना होगा, एल बाई वी, है ना? तो टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा, पाई रूट एम बाई के प्लस 12 बाई वी, 12 बाई, कहो हाँ, कोई दिक्कत? एल वहां पे मेंशन कर लो ना थोड़ा सवाल में। सवाल बदले? लेंथ L, ये K1 ये K2, ठीक। इसको हम इधर वेलोसिटी V दे दिए। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? अब तुम लोग बताना शुरू करो, है ना? लिखा दोगे क्या? है? तो स्प्रिंग ही नहीं बनाए, करते हैं जल्दी। आओ बच्चों, सारे लोग एक बार खुद से थोड़ा कोशिश करो। 11वां वाला बच्चा सब पूरा एकदम हाथ उठा दिया हुआ है कि हम पढ़बे नहीं करेंगे। हाँ, ध्यान दिया हो? बताओ, ये खाली दिव्या बोले और कोई नहीं बोलेगा? जो बोलेगा दिव्या के अलावा और मेरे अलावा सातों विद्यानाश। दिव्या जब इधर जाएगा स्प्रिंग से टकराएगा, टकराने के बाद ये मोशन कैसा हो जाएगा, कैसा मोशन हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला कि एसएचएम? एसएचएम, स्प्रिंग एक ब्लॉक तो एसएचएम। ये आधा ऑसिलेशन की पूरा ऑसिलेशन, कितना टाइम यहां से वापस यहां आने में, पाई अंडर रूट एम बाई, कहो हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहां से जब आएगा तो वापस से इसके पास वेलोसिटी v होगा, तो यहां से यहां तक वाला टाइम कितना होगा, कोई और दूसरा लोग नहीं बोलेगा? यहां से यहां तक आने का टाइम क्या होगा, पूरा ध्यान नहीं है इसका, हम देख रहे हैं ना। मम्मी को बोलेगा पढ़ाइए, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, यहां से जब यहां आएगा तो कितना समय लगेगा, स्प्रिंग तो हट गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा,
2 पाई कहां से आएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी में पाई या रुपया कहां से आएगा? L बाई भी। ये स्प्रिंग तो स्प्रिंग अटैच थोड़ी है, यहां से यहां तक स्प्रिंग के इफेक्ट में रहेगा, लेकिन जैसे ही वापस आएगा तो स्प्रिंग फिर डिटैच हो गया इससे, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा कितना दूरी तक? L बाई भी, L ही दूरी चलेगा ना, तो L बाई भी रटना नहीं है, 2 पिछला बार वाला याद कर रखे हुए है। डन। उसके बाद फिर भी वेलोसिटी से यहां टकराएगा, वापस से मोशन कैसा होगा? SHM होगा, तो यहां से यहां तक वाला टाइम कितना होगा? पाई अंडर रूट एम बाई 2 पाई नहीं हुआ क्योंकि आधा ही ऑसिलेशन है। अब फिर यहां से यहां जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? L बाई, कहो हाँ, तो टोटल टाइम कितना लगा? पाई अंडर रूट एम बाई K2 प्लस पाई अंडर रूट एम बाई K1 प्लस 2L बाई भी, 2L बाई भी। इज दैट ओके? लिखो इसको। देखो K1 मास M, ए भाई इधर जो है, इधर एक इलास्टिक स्ट्रिंग है। ये क्या है? इलास्टिक स्ट्रिंग। इधर क्या है? इलास्टिक स्ट्रिंग। इज दैट ओके? अच्छा, अब क्या कह रहे हैं हम आपसे कि इसको ब्लॉक M, ब्लॉक M कठिन करें कि सिंपल रखें? कठिन ना। ब्लॉक M इज डिस्प्लेस्ड राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, डिस्प्लेस्ड leftward by A and released find time period of oscillation, time period of oscillation। इसको ए से किए। अच्छा, ये क्या है? रबर देखे ना, रबर, हाँ, इलास्टिक रबर होता है, लड़के लोग यूज करते हैं, है ना, तो वही है। ठीक, कोलिजन आर, अच्छा एक मिनट, ये जो दूरी है L, दिस इज लेस देन A। ये जो दूरी है L है और वो A से कम। हाँ, रुक जाइए, गड़बड़ा दिए। L ग्रेटर देन A है, L ग्रेटर देन A, हम उल्टा बोल रहे थे हम। ठीक है, L जो है वो A से ज्यादा है, कोलिजन का कोई बात ही नहीं होगा। ठीक है, जल्दी। इस इलास्टिक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K2 होगा बाबू, नहीं तो फिर सवाल नहीं बन पाएगा। इस इलास्टिक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, इलास्टिक स्ट्रिंग जो है इसका भी कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, दैट इज K2। सुनना, हेलो, ध्यान देना जरा। एक बात बताओ कि जब ये इस साइड में रहेगा तो ये स्ट्रिंग जो होगा उसका भी खिंचाव होगा, होगा कि नहीं? तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स होगा एक स्प्रिंग की वजह से राइट में होगा और एक स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग खिंचा जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हाफ के लिए कितना स्प्रिंग? एक स्प्रिंग की दो स्प्रिंग? दो स्प्रिंग। सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। आधा ही टाइम कांस्टेंट, आधा ही टाइम पीरियड कितना? पाई रूट ओवर M बाई K1 प्लस
इज दैट ओके? अच्छा, जब यहां से ये इधर जाएगा तो स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? स्लैक हो जाएगा। स्प्रिंग कंप्रेस हो सकता है, स्ट्रिंग कंप्रेस तो धागा ढीला हो जाएगा, जो रबर है वो ढीला हो जाएगा। तो इसका प्रभाव रहेगा राइट हाफ में, इसका प्रभाव राइट हाफ में। और ये एक बात है कि हम इधर ए लेके गए हैं तो इधर भी ये ए तक जाना चाहेगा और दीवार उसके बाद है, तो टक्कर वक्कर का कोई बात ही। तो इस साइड जो ऑसिलेशन है, एक मिनट पूरा ध्यान यहाँ पे, इस साइड जो ऑसिलेशन होगा उसमें कितना स्प्रिंग? एक स्प्रिंग की दो स्प्रिंग? कौन सा? K2 वाला कि K1 वाला? K1 वाला है। कौन सा? K1 वाला। इज दैट ओके? और उसका स्प्रिंग वो आधा ही ऑसिलेशन, तो कितना टाइम? पाई अंडर रूट एम बाई K1, पाई अंडर रूट एम बाई। इज दैट ओके? और फिर टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा? पाई अंडर रूट एम बाई K1 प्लस K2 प्लस पाई अंडर रूट एम बाई K1। इज दैट ओके? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, जल्दी लिखो फिर सवाल बदलेंगे। देख लियो ना सवाल। ये ब्लॉक मास m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ब्लॉक अटैच्ड है, ये सरफेस स्मूथ है। इस ब्लॉक को a दूरी लेफ्ट में ले गए और ले जा करके छोड़ दिए। इस साइड में a/2 पे ही एक दीवार है जिससे टक्कर होगा, वापस आएगा। तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड देखो, यहां पर एक दुविधा हो गया। लेफ्ट हाफ में दुविधा नहीं है, लेफ्ट हाफ में तो मीन से वापस मीन तक आने का व्यवस्था है। मान लीजिए कि हम इधर छोड़ दिए या फिर यहां से फेंक दिए, लेफ्ट में मीन लेफ्ट एक्सट्रीम तक आया और फिर वापस से मीन तक आया। पूरे ऑसिलेशन में ये चीज तो जरूर होगा ना। तुम अगर यहीं से छोड़ोगे तो यहां से एक्सट्रीम से मीन तक आएगा तो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। अब वापस में आते वक्त में फिर अपने मीन से एक्सट्रीम तक आएगा तो फिर 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। तो ये वाला टाइम जो होगा वो कितना होगा बउआ? पाई अंडर रूट एम बाई के। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये इस साइड भी यही कार्य करने का कोशिश करेगा, इस साइड भी यही कार्य करने का कोशिश, लेकिन ये a/2 पे ही जाकर के इसको क्या मिल जाएगा? दीवार मिल जाएगा, है ना। ये वापस इस साइड में भी a दूरी तक जाता और वापस आता, लेकिन जैसे ये a दूरी तक जाने का कोशिश कर रहा होगा तो उसमें यहां पे इसको क्या मिल जाएगा? दीवार, है ना। इज दैट ओके? तो ये वाला जो दूरी है ये a/2 है, ये वाला दूरी जो क्या है a/2। तो हमारा तो काम का दूरी यही रह गया ना दोस्त, अब फिर आते वक्त में भी यही रह गया। बोलो, ये वाला पार्ट जो है, ये इसको भी थोड़ा डॉटेड बना ही लेते हैं। ये वाला पार्ट पिक्चर से खत्म हो गया, ये वाला पार्ट पिक्चर से खत्म हो गया। यस और नो? बोलो, कितना पार्ट? a/2 और a/2। ये यहां से हटा देते हैं, ठीक है सर। तो हमारे काम का यही हो गया। अब समस्या ये है कि यहां से यहां जाना और यहां से यहां आना, इसका टाइम पीरियड, टाइम निकाले। टाइम निकालने के लिए क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है? नहीं जा रहा है, SHM कर रहा है। तो SHM में टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय वेलोसिटी वाला काम होता क्या चीज होता? आधा ऑसिलेशन, 1/4 ऑसिलेशन, 1/12 ऑसिलेशन के लिए क्या यूज करते थे? सर्कुलर। कहो हाँ। तो अब हम लोग आ जाते हैं कहां? सर्कुलर प्रोजेक्शन, सर्कुलर प्रोजेक्शन। अब मुझे एक बात बताइए सर कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि एक पार्टिकल मीन से कितना दूरी पे गया है? a/2 पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और यहां जाते ही दीवार मिल जाएगा इसको। यहां से यहां तक गया और दीवार मिल गया, तो फिर यहां से मीन पे आया। देखो ना यहां देखो, ठीक है। यहां से गया a/2 और दीवार से टकराया और फिर यहां से यहां आ गया। ये वाला पार्ट एक्सक्लूड हो गया। इसको अगर सर्कुलर प्रोजेक्शन से देखेंगे तो ये यहां से यहां तक जाता अगर, तो कितना जाता? ए जाता,
है ना। लेकिन ये यहां तक गया 30 डिग्री गया, 30 डिग्री आएगा तो ए साइन 30 कितना हो जाता है, ए बाई, और उसके तुरंत बाद दीवार यहां पे टक्कर लगा, और टक्कर लगाते ही फिर क्या हुआ, इसका वेलोसिटी पलट गया। तो जैसे ही पलट गया तो ये वापस से मीन की तरफ जाने लगा। सर्कुलर प्रोजेक्शन में देखोगे तो यही इसी सेम हाइट पे मीन की तरफ जाना, मतलब यहां से सीधे यहां पे अंतर्धान होना और यहां पे प्रकट होना, है ना। ये वाला पार्ट जो है वो गायब हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया वो गायब हो गया, विलुप्त हो गया, है ना। बोलो ये एंगल भी कितना होगा। हाँ, इसके बाद ये वाला पार्ट से हमको कोई दिक्कत, ये वाला पार्ट कहां पर है, ये इधर जो स्प्रिंग था वो आधा ऑसिलेशन पूरा पूरा कंप्लीट किया, कहो हाँ। तो हमारे काम का क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री और 90 90 30 30, जानते होगे 60 सॉरी 30 30 90। तो टोटल जो टाइम होगा ये कितना हो गया, 180 और 60 नहीं 240 डिग्री ना। तो क्या लिखते हैं, चूंकि 360 डिग्री में टाइम t, इसीलिए 1 डिग्री में टाइम t बाई 360 है ना। और इसीलिए कितना डिग्री में 240 डिग्री में, तो t बाई 360 इंटू 240 है ना, 2t बाई 3, 2t बाई 3, कहो हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलो नहीं ना। ऐसे भी ये t बाई 12 होता है 30 डिग्री वाला, t बाई 12 t बाई 12 तो t बाई 6 हो गया। आइए t बाई 4 t बाई 4 तो t बाई 2 हो गया, तो t बाई 2 अब प्लस t बाई 6, यहाँ 6 3 प्लस 1 तो ये हो गया 2t बाई 3, 2t बाई, वही आंसर है इधर। ओके लिख लो। ये वाला बना लिए थे ना फोटो, इसमें समझ में आया था ना कि इधर आधा ऑसिलेशन और इधर आधा नहीं है। a बाई 2 देख के आधा नहीं बोलना है, ये 1/12 ऑफ ही ऑसिलेशन हुआ। अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड तो नहीं, a बाई 2 तक मीन से a बाई 2 तक जाने में टोटल टाइम पीरियड का 1/12 ही लगता है, 30 डिग्री हुआ ना, तो 360 का 1/12 इधर। ओके, तो ये t बाई 12 ये भी t बाई 12 है, ये वाला पार्ट तो गायब है। चलो जल्दी लिख लो। चलो सुनो मेरी बात, अब एकदम सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत पूछता है। जैसे एक सवाल आपको देगा ना कि एक ब्लॉक एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, m मास का ब्लॉक, ऐसे लैंग्वेज में लिखा रहेगा, लेकिन मेरा लैंग्वेज तो थोड़ा इंग्लिश में कमजोर है तो पिक्टोरियली दिखा दे रहे हैं। सेम ब्लॉक जो है दूसरा स्प्रिंग से अटैच्ड है ना। इस वाले में फ्रीक्वेंसी है f1, इस वाले में फ्रीक्वेंसी है f2। ओके, अब फिर क्या होगा, एक बार हम आपको इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में दे दिए, और फिर दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे दिए, ठीक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस समय पे फ्रीक्वेंसी कुछ f डैश है और इस समय पे f डबल डैश है, ठीक। f डैश का और f डबल डैश का वैल्यू हमको बताइए f1 f2 के टर्म में, ये सवाल है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डबल डैश इन टर्म्स ऑफ f1 एंड f2। लैंग्वेज में दिया रहेगा इसी का कि एक ब्लॉक, मतलब अ ब्लॉक इज अटैच्ड विथ अ स्प्रिंग, the frequency of oscillation is f1, same block when attached with another spring, frequency of oscillation is f2, find the frequency of oscillation if the same block is attached with the series combination of two previous springs। okay, वाह, तो कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें कैसे करेंगे, एक मिनट को, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, f1 का वैल्यू तो हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड होता है 2 m by k, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m by k1, और यहां वाला टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m by k2। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज 1 by 2 पाई
अंडर रूट k1 बाय m, और यहाँ पे 1/2 पाई अंडर रूट k2 बाय m। इज दैट ओके? अच्छा, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टाइम पीरियड क्या होगा? आशुतोष बताएगा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र चिदंबरा। इस वाले का टाइम पीरियड क्या होगा बउआ? बोलो। हमको तो पता नहीं था कि सर आप हमसे भी पूछिएगा। क्लास के शुरू में बोल देते तो ध्यान हो देते, एंड में आके सवाल पूछे, बेईमानी आई। हम तो पूरा ध्यान नहीं दिए थे। बोलो। सिंपल सा, अरे डरो मत, हमसे तो ज्यादा तुम डरा, मतलब दिलेर आदमी हो, क्या कहता है, हमसे ज्यादा डरावना हो। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। यस और नो? क्या होगा 1/k इक्विवेलेंट? आशुतोष ध्यान दो ना यार, मुंह देख के हम समझ जाते हैं कि बीच में गायब हो गया आदमी, कहीं और है। 1/k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इसमें मालूम है हमको सीरीज में, तो सिंपली क्या हो जाएगा? 2 पाई 1/k1 प्लस 1/k2। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक। अब यार कुछ नहीं करना है, m/k1 का वैल्यू यहां से उठाना है, m/k2 का वैल्यू यहां से उठाना है, जाकर के उसमें पुट कर देना। यस और नो? करें पुट? तुम गुस्सा सा नहीं ना हो? अरे मजाक कर, तुमको मेरा नेचर जानते हो। हाँ, तो बताओ जरा क्या करे आशुतोष? 2 पाई अंडर रूट m/k1 का वैल्यू कितना होगा जरा बताओ तो? यहां से अगर एक मिनट, 2 पाई f1 इज इक्वल टू रूट k1 बाई m, तो m/k1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर f1 स्क्वायर, 1/4 पाई स्क्वायर f1 स्क्वायर, है ना? तो ये हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर f1 स्क्वायर अब प्लस 1/4 पाई स्क्वायर f2 स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर बाहर आएगा, 2 पाई से कट जाएगा, है ना? कुछ तो गड़बड़ है नहीं? ठीक है, तो t डैश का वैल्यू कितना हो गया बोलो? 1/f1 स्क्वायर प्लस 1/f2 स्क्वायर का रूट। अरे कुछ गलती उल्टी भी कर रहे होंगे तो सब में हाँ हाँ नहीं बोलना है, बोलो। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? एफ डैश का वैल्यू क्या होगा? 1/, तो 1/t डैश मतलब कितना? 1/t डैश, 1/t डैश मतलब कितना? ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा ना, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर का रूट ले लिए तो f1 f2 हो गया, और नीचे में क्या बच गया बोलो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अरे है ना? हाँ, अरे कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा क्या? तो ये तो कठिन था, ये वाला ज्यादा इजी होगा, एफ डबल डैश वाला। वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इजी हो जाता के इक्विवेलेंट। थोड़ा जल्दी करो, इसमें कोई समस्या? जल्दी लिखो। सुनिएगा मेरी बात बच्चों, ये पैरेलल वाला चीज एक बार थोड़ा देख लें। हाँ सुनो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f1 1/k1 बाई, कहो हाँ। f2 का वैल्यू क्या हो जाएगा?
1/2 पाई अंडर रूट K2 बाई, इज दैट ओके? अरे हाँ ना? अच्छा, अब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगा एफ डबल डैश वो कितना हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट, टाइम पीरियड का रिवर्स कर रहे हैं, इनवर्स क्या कैसा? K इक्वलेंट दैट इज K1 प्लस बाई। अब हमको क्या करना है इसमें बाबू? K1 बाई एम प्लस K2 बाई एम, यहां से K1 बाई एम उठाना, वहां से K2 बाई एम और उसमें पुट कर देना, नहीं तो पुट कर देते हैं हम लोग। एफ डबल डैश का वैल्यू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट K1 बाई एम की जगह पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई F1 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई F2 का होल स्क्वायर, इज दैट ओके? 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, एफ डबल डैश वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। सही कि गलत? पक्का? बोलो। करते हैं फिर अगला सवाल। ये तुम लोग खुद ही कर लिए थे सारे लोग? आधा किया था, आधा कंप्लीट करो जल्दी जल्दी, बोली गति से। एक और सवाल करते हैं सर। देखो हम सही बता दे, तुमको लगता होगा बहुत सवाल हुआ, कुछ नहीं हुआ। स्प्रिंग ब्लॉक का भी बहुत सवाल कराएंगे, एक क्लास और चलेगा। जैसे एक सवाल दे दिए सर कि फ्रीक्वेंसी एफ है, फ्रीक्वेंसी इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 3 equal parts and connected in parallel then and same block is attached, find new frequency, ओके। सवाल लिखो। वैसे तो हम वर्क एनर्जी में भी इसको रिपीट किए थे, वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं, कल वाला चीज तो था नहीं। ध्यान देना, लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है ना? इसी में से टुकड़ा काट रहे हैं, इसी से टुकड़ा काट रहे हैं, ठीक। ये लेंथ L1, ये लेंथ L2, ये लेंथ L3, ये लेंथ कौन क्या बोले? तो K1, K2, K3, Kn, ओके। तो क्या है रिलेशन सबका? K1 L1 बराबर एंड दैट इज K इंटू L, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि K इंटू L जो है वो कांस्टेंट रहने वाला। लेंथ अगर आधा होगा तो K डबल हो जाएगा, लेंथ अगर 1/3 होगा तो K ट्रिपल हो जाएगा, लेंथ अगर 1/4 होगा तो K 4 टाइम्स, इसीलिए नहीं समझ में आता है। हम पढ़ा रहे हैं, आपका बाल देख रहे हैं। लेंथ अगर 1/5 होगा तो K 5 टाइम्स होगा, इज दैट ओके? तो अभी वाला जो सवाल था इसमें हमको बोला गया बाबू कि एक स्प्रिंग है, इसका साथ मास अटैच्ड है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया, मास भी ब्लॉक का नहीं दिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी बोल दिया। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट K बाई, कहो हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? तीन इक्वल पार्ट्स, तो 3 इक्वल पार्ट तो लेंथ 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 3K है ना? और उसके बाद एक ब्लॉक अटैच्ड, एक ब्लॉक बोलो
तो 3 के कितना के, सीरीज के पैरेलल 3 के क्यों है, लेंथ 1/3 था तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो गया, और ये तीनों पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा 9 के, कहो हाँ। और मास कितना है m, मास कितना है, तो अब जो फ्रीक्वेंसी होगा बेटा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 9 के बाई, सॉरी 1/2 पाई ना, आई एम अजीत, 1/2 पाई 9 के बाई m, है ना। तो 9 रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ 1/2 पाई अंडर रूट के बाई m हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ f, इज दैट ओके? समझ में आ गया बात? तो ये जो अभी पिछला 10 मिनट का जो डिस्कशन था ये कैसा था, सिंपल, कैसा, थोड़ा सा आगे बढ़े, ये शायद आप लोग कर भी लिए होंगे। 2-3 चीज हमको, स्प्रिंग में तो बहुत सारा चीज बताना हम लोगों को लिखवा चुके हैं, एक बहुत यूनिक क्वेश्चन होता है, हम चाहेंगे पहले उसका जवाब आप रट लें। अभी तक आपको दिख रहा होगा कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं बच्चों कि इसमें एक स्प्रिंग से 2 ब्लॉक अटैच्ड होता है, ये M2 और ये M1, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, इज दैट ओके? और ये सरफेस जो है दैट इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ, ओके। अब हम आपको क्या कहें कि इस सिस्टम का टाइम पीरियड बताओ, एसएचएम का, एसएचएम का टाइम पीरियड। तो एसएचएम करेगा कैसे, होगा क्या कि हम इसको ऐसे करके सिमेट्रिकली दबाएंगे, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा, ये x1 दबे, ये x2 दबे, वो अलग बात है, दबा करके फिर छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, ठीक। उस ऑसिलेशन का कुछ टाइम पीरियड होगा ना सर? तो हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पहला काम हम ये करेंगे कि हम तुमसे कैलकुलेट नहीं करवाएंगे, तुम लोगों को कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। इसमें तुमको याद रखना है कि इसमें टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, क्या होता है 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई, म्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। काहे नहीं, हमको थोड़ा जहर खिला दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ कहाँ बोल रहे हैं स्मूथ सरफेस है। म्यू जो है बहुत बार यूज किया, रिड्यूस्ड मास m1 m2 बाई m1 प्लस, मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ा है वहां पे नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बहुत जगह यूज हुआ। तुम लोगों को अगर नहीं भी कभी बताया गया है तो बता दे रहे हैं कि जहां पे जगह कम है, लिखने में मेहनत पड़ता है, इसीलिए हम म्यू से रिप्लेस कर दिए, उसकी जगह होगा क्या m1 m2 बाई m1 प्लस m2। क्यों होगा दैट वी कैन डिस्कस, बट यू हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट, इज दैट ओके? रट्टा मार के याद रखना है, कभी कभार अगर आएगा तो सीधे रिजल्ट बेस्ड सवाल आएगा। अब हम बता जरूर देंगे कि क्यों हुआ ऐसा, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका भी एक्सप्लेनेशन। सुनिएगा, इस रिजल्ट को अगर डिराइव करना कोई चाहेगा तो कैसे करेगा सुनना। अगर डिराइव करोगे ना तुमको थोड़ा प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। रिजल्ट रट्टा मारना तो और बात है। देखो करेंगे क्या, थोड़ा बताना, करना क्या है इसमें, एसएचएम कैसे करेगा थोड़ा सा बताओ। अभी तो बताए हैं, ऐसे कंप्रेस कर देंगे या खींच के दे देंगे, है ना। मान लो कि ऐसे खींच दिए, इधर खींच दिए, ठीक है सर। खींच करके फिर क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ऐसे खिंचा हुआ है, रुका हुआ है दोनों। अच्छा, अगर इधर जितना दूरी चला है उतना ही इधर भी चलेगा क्या? ऐसा क्यों? मासेज डिफरेंस से क्या मतलब है भाई? हम सेम फोर्स लगा करके खींच के रोके हुए हैं, तो इधर वाला फोर्स जो होगा ये स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, इधर वाला भी स्प्रिंग फोर्स तो फिक्स होता है ना? बोलो यस और नो। स्प्रिंग फोर्स तो kx होता है ना, अरे है ना, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है kx। तो एक बात बताओ कि अगर हम ऐसा बोले कि
जितना सेम फोर्स लगा के खींचे हैं, नेट फोर्स 0 है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास मूव। तो अगर ये x2 आगे गया तो इसको x1 पीछे जाना पड़ेगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास मूव। नेट फोर्स तो 0 ही है ना, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? मेरा बात नहीं समझ में आया, बोलो पक्का? हम ये जो बोले ना डेल्टा एक्ससीएम, डेल्टा एक्ससीएम क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में ऐसे होता है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस, ये डेल्टा एक्स कब होगा? जब सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी होगा। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी शुरू में क्या था? 0 था। नेट फोर्स क्या लगा? 0। तो एक्सेलरेशन 0, तो शुरू में वेलोसिटी 0, तो हमेशा ही वेलोसिटी हमेशा 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये वाला चीज शुड बी वेक्टर फॉर्म में। तो ये क्या आएगा? ध्यान देना, 11 वाले लिखना बंद करो। क्या आएगा ये? m1 x1 वेक्टर फॉर्म में। तो अब थोड़ा यहां से देखो, m2 x2 और यहां पे माइनस m1, नीचे वाला तो जो भी हो नेट 0 करेंगे तो सब भाग ही जाएगा, कहो हाँ। तो यहां से एक हमको समझ में आया कि m2 x2 बराबर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो परेशानी, बोलो ठीक है। अब हमको जरा बताओ, यहां पे बच्चा लोग थोड़ा सा गलती करता है, हम चाह रहे हैं कि गलती ना करे। इस पर एक स्प्रिंग, एक फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? कितना? के x2 है ना, और इस पर एक फोर्स लगाए इधर, कितना? ये गलत सोच है तुम्हारा, ये गलत सोच है। सुनो, ये एक स्प्रिंग है बउआ, ये एक स्प्रिंग है, ठीक? इस एंड को फिक्स कर दिए, और यहां पर इस एंड को इधर हम लेके चले गए x1। इसका एक्सपेंशन कितना हो गया? इसका एक्सटेंशन कितना है? इस एंड को कहीं ले गए? नहीं ले गए। तुम्हारे हिसाब से ये वाला चीज का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो अगर तुम ये कहोगे कि इस पे फोर्स k1 x1 लग रहा है, तुम्हारा अगर ये लॉजिक है कि जितना डिस्प्लेस हुआ उसके मुताबिक फोर्स होगा, तो उस हिसाब से इस एंड पे फोर्स कितना लगना चाहिए? 0 लगना चाहिए। क्या लगेगा? जैसे ही हम इसको खींचेंगे इधर, स्प्रिंग हमारे हाथ पे लेफ्टवर्ड फोर्स लगाएगा और इस पे राइटवर्ड लगाएगा नहीं लगाएगा? तो क्या इस पर 0 फोर्स लगेगा? सोचना गलत है हमारा। ये क्या चीज सोचना गलत है कि इंड के डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक फोर्स होता है? नहीं, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के इंटू डिफॉर्मेशन, के इंटू नेट अपने नेचुरल लेंथ से कितना बढ़ा या कितना घटा, that is called deformation and that will be accounted for calculation of spring force. yes or no? तो मैं यहां पे kx2 लिखा हूं, सही कि गलत? क्या लिखना चाहिए? kx1 प्लस, यस और नो? क्योंकि स्प्रिंग में अपने नेचुरल लेंथ से नेट डिफॉर्मेशन कितना आया? x1 प्लस x2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का, बोलो। अब जरा हमको बताओ कि ये वाला जो ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक का जो इस तरफ नेट फोर्स है वो है k इंटू x2 प्लस x1, और इस पर भी है k इंटू x1 प्लस x2। हालांकि इस ब्लॉक को डिस्प्लेस हमने कितने से किया है? x2 से। कितने से डिस्प्लेस किया? तो इस ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स का अगर मैं कैलकुलेशन करूं, इस ब्लॉक पे लगने वाले नेट फोर्स का कैलकुलेशन करूं, तो इस फोर्स का कैलकुलेशन क्या होगा? F बराबर k x2 प्लस, हम चाह रहे हैं ना कि इसको x2 से डिस्प्लेस किए तो यहां के फोर्स में x2 ही रहे, x1 नहीं रहे, ताकि एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर x वाला फॉर्मेट आ जाए, जितने से डिस्प्लेस किया है ना। नहीं बुझाया? तो यहां पे x1 की जगह पे कितना रखे? x1 की जगह पे यहां पे कितना रख दे? m2 x2 डिवाइडेड बाय m1, कहो हाँ, कोई दिक्कत? तो ये f का वैल्यू कितना हुआ? k m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू x2। यस और नो? बोलो। अब ये हो गया फोर्स, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स बाय इसका मास, तो ये कितना हो जाएगा? k m1 प्लस
m2 डिवाइडेड बाय m1। इसको डिवाइड करेंगे ना मास से, कौन से मास से, m2 से, इंटू x2। यस और नो, बोलो। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, ए होता किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर x, जो भी डिस्प्लेस किया है तो इसको कितना से डिस्प्लेस करा है? x2 से। तो ए बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू, है ना। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर कंपेयर करेंगे तो? किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं? 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? के m1 प्लस डिवाइडेड बाय m1 m2 का रूट। यस और नो, हॉल। गरीब आदमी सुना। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। यस और नो। तो 2 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाय k इंटू m1 प्लस m2। यस और नो, बोलो। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 2 पाई अंडर रूट, हो गया ना। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। समझ में आया बात? तुम अगर इसके हिसाब से करते तब भी यही आता। अरे रुक जा यार तुम। इसी रिजल्ट पे पहुंचने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका है जो इतना मेहनत वाला नहीं, जो इतना मेहनत वाला। वहां से पहले चले जाओ तुम। रुके हुए तो एहसान कर रहे हो। हाँ देखो, निर्लजता का हद है। तो रुके हुए हैं यार, पढ़ाओ ना। तुम पढ़ा, हमको सिखा रहा है। किसी किसी बच्चे को देखो, हम तुमको सिखाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। टेकिंग इट एज ए चैलेंज, है ना। जैसे हम उसको देखो बाबू, तुमको हम सिखाते हैं। अच्छा, करो करो, कर लो ट्राई, यू ट्राई। तो ऐसा बच्चा सब मिलता है मार्केट में भाई, सही बताते हैं। हम बहुत प्यार मोहब्बत देखो तुमको सिखाएंगे। हमको सिखा रहा है। सुनना, मेरा नेचुरल फॉर्म जनरली ऑनलाइन क्लास में आता नहीं है, इक्का दुक्का ही। तो सुनो मेरी बात। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको तुम एक और तरीके से कर सकते हो। तुम तो इसको सिमेट्रिकली खींच रहे हो, है ना। सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। मैं मान लेता हूं कि ये लेंथ कितना है? L। ये लेंथ कितना है? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, लेकिन वो रहना है कैसा? रेस्ट पे। वो रहना है कैसा? रेस्ट पे। तो उसको हम जबरदस्ती क्या करते हैं? बांध देते हैं। इसको जबरदस्ती हम क्या करते हैं? तो ये दूरी हो जाएगा L2 और ये दूरी हो जाएगा, कहो हाँ। क्या तुम लोग पढ़े हुए हो सेंटर ऑफ मास? L2 का वैल्यू कितना आता है बताओ तो जरा। m1 इंटू एल डिवाइडेड बाई सेंटर ऑफ मास का दूरी m2 से होता है m1l बाई m1 प्लस m2, और m1 से होता है m2l बाई m1 प्लस। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? अब हम इस पूरे चीज को, चूंकि इसको हमने कर दिया फिक्स, इसको हमने कर दिया है, अब हम इसको दो अलग अलग क्वेश्चन से करेंगे। दो अलग क्या, दोनों में से कोई एक का कर लो। इसको हम अलग स्प्रिंग मान लेंगे। इसको हम कितना लेंथ का, कितना लेंथ का, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K2 हो जाएगा, है ना। और तब जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m2 बाई K2, है ना। ऑल वी हैव टू डू इज टू फाइंड K2। K2 का वैल्यू पता करना। हमको ये पता है कि ये लेंथ L था। स्प्रिंग को कटिंग का फॉर्मूला क्या है? K इंटू एल बराबर K2 इंटू L2। L2 का वैल्यू कितना? m1l बाई बुरबा K2 इंटू m1l बाई m1 प्लस L ने L को, तो K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? K इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1। यस और नो? दैट इज योर राहु केतु। अब जरा बताओ कि हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कितना आएगा?
टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट m2। w कहाँ है रे भाई? m2 अपॉन k2। k2 की जगह पे वैल्यू रख दे ना, तो देखो ना क्या आएगा, k नीचे में m1 प्लस और ये वाला चीज देखो ना क्या आया म्यू बाय। ये सिंपल तरीका, यूजफुल नहीं है कोई, ऐसा नहीं, ऐसे ही भौकाली दे देते। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।